ये सवाल दिए थे कितने लोगों से हो गया। स्प्रिंग का कुछ ना कुछ नेचुरल लेंथ तो मानना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल डैश है। हमारा मास जो है वो कितना नीचे आ गया, कहीं यहाँ आ गया। ठीक है। हाँ जी। क्या? अच्छा, हाँ हाँ। और देखिए, हमारा मास मान लीजिए यहाँ तक आ गया। पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जहां पे स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ब्लॉक की क्या होगी? जीरो होगी। सिंपल सा है। तो मान लो ये एक्स दबा है। कितना दबा है ये एक्स दबा है। एक मिनट बेटा बस। मान लो ये कितना दबा है, ये एक्स दबा है। ठीक। एक्स। तो लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, तो सीधा हाइट देखते हैं ना। तो सीधी बात है, थीटा का 30 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ एम जी। और एल तो ये है, एल कॉस 30 एल साइन 30 कितना हो गया बताइए? L/2। एम जी L/2 प्लस प्लस ये भी तो जुड़ेगा। अब चला एक्स है, लेकिन जो इफेक्टिव हाइट है वो तो x/2 होगा, एक्स साइन थीटा। यस और नो? तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? एम जी x/2। ये ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन है पॉजिटिव। माइनस क्यों होगा बेटा? ग्रेविटी का वर्क डन करना है ना। ग्रेविटी किधर लेके जा रहा है? ऊपर। ग्रेविटी नीचे और डिस्टेंस भी नीचे। एम जी L/2 प्लस एम जी x/2 हो गया। ये क्या हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या कोई और भी फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स है ना। अब स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो स्प्रिंग के द्वारा वर्क क्या हो जाएगा? माइनस हाफ के x/2 या एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। जल्दी आप बैठ फटाफट। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आया ही नहीं आया? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें x/2 मत ले लेना क्योंकि स्प्रिंग तो x दबा है। ठीक है। अच्छा, शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो। और अंत में भी क्या होगी? जीरो। तो जीरो माइनस जीरो, गॉट इट और नॉट? तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये सवाल कर लेते हैं। आसान है और घटिया भी। गधा वाले मेथड से करेगी समझदार वाले मेथड से? चलो पहले गधे वाले मेथड से कर लेते। लोग क्या करते हैं सबसे पहले देखिए, जैसे ही मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, उनको पता है भैया छोटा सा वर्क निकालना है। छोटा सा वर्क होता है F.ds। यहाँ पे चूंकि मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है तो ds की जगह dx लिख सकते हैं ना। ये होता है। अब बच्चा सोचता है सर फोर्स कहाँ से लाए? तो फोर्स के लिए चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो उसको पहले से दे रखा है 0.5, बोलो रे। और एक्सेलरेशन वो निकालने में सक्षम है क्योंकि जैसे ही v एज अ फंक्शन ऑफ x है, मैंने बोला था बिना दिमाग लगाए सबसे पहले a निकाल लेना, जो होता है v dv/dx। तुम्हें भी याद है dv/dt करोगे तो भी एक्सेलरेशन आता है, v dv/dx करोगे तो भी एक्सेलरेशन आता है। अंतर बस ये है कि v dv/dx तब लगाते हैं जब v एज अ फंक्शन ऑफ x हो, और v dv/dt, मतलब सॉरी सिंपली v इक्वल टू dv/dt, a इक्वल टू dv/dt तब लगाते हैं जब v t का फंक्शन हो। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे इसमें? v dv/dx, तो v को तो एज इट इज लिख दो, बोलो रे। 3/2 और dv/dx क्या हो जाएगा? इंटू 3/2, और टू तो टू है ही, इंटू एक्स के पावर 1/2। ये कितने लोगों को समझ में आया? डिफरेंशिएशन की है बेटा। तो आगे भी ले आओ पावर को, और यहाँ पे 3/2 माइनस वन करोगे तो 1/2 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। और x के पावर 3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 6x² हो गया। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। तो मैं तो सीधा कहूंगा मास पता है इंटू 6x² से एक्सेलरेशन आ गया, और फिर dx है ही सही, इसको इंटीग्रेट कर दो, बताओ रे वर्क डन। तो 0.5 से 6 गया, 3 आ गया बाहर, बाहर ले लिया। 1/2 है, 6 से कटा तो क्या आ गया, 3 आ गया ना, 3 को बाहर ले लो। तो ये क्या बच गया, x² dx। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बेटा, 0 से 2। आसान है। x³/3 हो गया, बोलो हाँ या ना। 3 से 3 गया हो, ये कहाँ से कहाँ होगा रे, 0 से 2। तो 8 जूल दिख रहा है, आसान है ना आसान। चलिए, ऐसे बनाते हैं गधे। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी ऐसा कुछ हो हम सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स कार्यरत है, तो वर्क डन उसी की वजह से होगा। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और तुमको वेलोसिटी दे रखा है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान है। ये हाफ हो गया, एम को क्या बोल सकते हैं, हाफ बोल सकते हैं इसको भी। v² को क्या बोल सकते हैं, अच्छा u क्या हो जाएगा, x = 0 पे जो वेलोसिटी होगा वो u होगा, बोलो। जीरो रखते ही ये क्या हो गया, जीरो। तो डायरेक्ट जीरो लिख दे, -0²। अच्छा v कैसे रखोगे, x की वैल्यू 2 रखने पे, है ना। तो 2 × 2 के पावर 3/2 आ रहा होगा। 2 × 2 के पावर 3/2, गलती से भी गलती मत करना कि यही आंसर मान लेना, क्योंकि तुमको याद होना चाहिए कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ भी है एम भी है, ये v का स्क्वायर नहीं है, ये तो v लिखा है तुमने। x = 2 रख के 2 × 2 के पावर 3/2 जो आ रहा है वो v है या v² है। अगर v² करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर यहीं पे छोटा सा लिख लेता हूँ नीचे, v² अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 × x³, ये होगा v², है कि नहीं। और तुमको यहाँ v² रखना है, मतलब ये चीज गलत है, इसके बदले क्या रखोगे जल्दी बताओ, 4 × 2 क्यूब, यस और नो। अच्छा देखो ना, 2 से 4 गया, 2 क्यूब 8 आंसर। समझ में आया नहीं आया, बेहतर मेथड है ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, छाप लीजिए। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का सवाल हो जिसमें वर्क डन निकालना हो, नेट वर्क डन निकालना हो, कुछ नहीं करना है, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वेलोसिटी साफ साफ दे ही रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स पता ही है हमें, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी निकालो और उनको स्क्वायर करके घटा दो, तो हाफ mv² - u² आ जाएगा, उससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और जैसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया वही हमारा वर्क डन होगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है। चलिए देखिए, इसको भी करने के दो तरीके हैं, समझदार वाला दिखाएं कि गधा वाला दिखाएं। चलो ठीक है, पहले गधे वाले मेथड से कर लेते हैं। तुमको दिख ही गया होगा v = k√x, देखते ही क्या करना है, एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा जल्दी बताओ, बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो यार। एक्सेलरेशन क्या होगा, v dv/dx, देख रहे हो, v क्या है k√x, और dv/dx क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, k² हो जाएगा। और ये 1/√x का डिफरेंशिएशन 1/√x होता है, तो कट जाएगा, 1/2√x होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और √x कट गया। कितने लोगों को समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ है? कल भी करा है ऐसी चीज, याद आया। चलो, जिनको स्टेप बाय स्टेप का कीड़ा है वो देख लें। k√x आ जाएगा v, और इनटू एक के और आएगा, और √x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2√x, √x से √x गए हो, और ये आ गया k²/2। किसी को कोई समस्या है तो वो निसंदेह पूछ सकता है। आ गया समझ में। अब तो कुछ है ही नहीं, जब एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स बताओ रे, mk²/2 हो गया। अच्छा एक चीज देख पा रहे हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा, मास तो कांस्टेंट है ही सही, यस और नो। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो फोर्स आएगा वो फोर्स भी कैसा है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फोर्स में दिमाग नहीं लगाना होता है, अगर वर्क डन पूछ रहा है सीधा वर्क डन क्या हो जाए जल्दी बता, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है, या फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। परंतु यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मूवमेंट भी एक्स एक्सिस में हो रहा है और फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है। क्यों, कैसे पता फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है? सवाल में तो कहीं नहीं दे रखा है। वेलोसिटी जो बदल रहा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है ना, अलग अलग जगह पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ पोजीशन है, उसमें हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि एक्स के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे बॉडी को तुम एक्स में चलाओगे, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। यस और नो? वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी होगा। अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा ना। तो एक्सेलरेशन भी किधर की तरफ होगा? एक्स के अलोंग। यस और नो? और जब एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग है तो फोर्स किधर लग रहा होगा भाई? मैं एक्स के ही अलोंग लग रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो सीधा वर्क डन हो गया mk²/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी d। कोई समस्या? अगला पार्ट क्या है बेटा? अगला पार्ट है, अब यही चीज है बट टाइम के फंक्शन में पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन t=0 टू t=t0। तो थोड़ा बदतमीज किस्म का आदमी है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं देके टाइम दे दिया। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है ना, तो इस टाइम में तुमको निकालना पड़ेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब उस डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? हमने कल ऐसा एक सवाल किया था ना जिसमें एनएलएम, काइनामेटिक्स और कल नहीं मतलब लास्ट क्लास जब भी हुआ था, जिसमें एनएलएम, काइनामेटिक्स और वर्क पावर एनर्जी तीनों मिक्स था। जिसमें मैंने तुम्हें दिखाया था कि देखो इस बार टाइम दे दिया है तो करना कुछ नहीं है, इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और डिस्प्लेसमेंट को फिर से फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क हो जाएगा। गॉट इट? इंटीग्रेशन की आवश्यकता यहाँ इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं जो हमारा फोर्स है वो कैसा है? कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सीधा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, t=0 से t=t0 की बात कह रहा है। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, हमें ये पता है कि भैया जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कांस्टेंट और वो है mk²/2। एक्सेलरेशन कितना है रे? k²/2। बोलो यार। एक्सेलरेशन अगर हमें पता है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 मीटर है। इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 मीटर है, जैसे जीरो ले जाके यहाँ रखोगे ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। यानी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगा? जीरो। जैसे ही 2 रखोगे तो फाइनल वेलोसिटी हो जाए। समझ में आ रहा है या नहीं यार? हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे देख ले, वही नींद में हूँ मैं। यहाँ पे भी देख ले, एक्स की वैल्यू जैसे ही जीरो रखोगे, इनिशियल मतलब क्या, शुरू वाला पोजीशन, तो x=0 रखोगे तो v क्या आ गया है? जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी क्या है उससे मतलब नहीं है। वैसे चाहे तो रख सकते हैं, रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो सीधा डिस्प्लेसमेंट बता दो भैया, है ना? फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? s=ut+12 यू जीरो है तो सीधे हाफ ए टी स्क्वायर लिख दें। हाफ ए क्या है? k²/2 और t², टी टाइम, टाइम कितना दिए हो? t0 दिए हो ना बे? तो t0 का होल स्क्वायर आ जाए कि नहीं आ जाए? ये स्टेप कितने लोगों को समझ में आ गया? ईमानदारी से बताइए। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं बेटा, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला है, या यूं कह लो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन से फोर्स निकाला था मास मल्टीप्लाई करके। कुल मिला के वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, उससे हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकालने से हाफ ए टी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। क्योंकि अगर हमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो काइनामेटिक्स का प्रॉब्लम हो गया ना कि एक बॉडी है उसका एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो t0 टाइम में बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो हाफ ए टी स्क्वायर ही लगा होगी। तो हाफ ए टी स्क्वायर से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट पता है मेरे पास, फोर्स कांस्टेंट है ही, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाता है। यस और नो? सीधे इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो वर्डन क्या हो जाए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे। mk²/2 इंटू k²/4 इंटू t0 स्क्वायर। समझ में आ गया? कॉपी कर लें। एक बात बताओ, x का मान जीरो रखने पे v क्या आ रहा है? जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल मतलब क्या? शुरुआत में। शुरुआत में बॉडी x=0 पे होगा, तो वेलोसिटी वहां क्या होगी? जीरो। तो हम तो सीधा ये बोलते हैं भैया v² = u² + 2as। किसी को याद होना चाहिए। अब s नहीं बोलूंगा, x बोलूंगा।
ठीक ना। अब ये स्क्वायर को ला के रख दो इधर, तो ये हमको दिख रहा है के स्क्वायर एक्स, यू तो जीरो ही है, इक्वल टू 2 a x। लो, सिंगल स्टेप में के स्क्वायर बाई 2 क्या आ गया, एक्सेलरेशन। जाओ ऐश करो। ये इसलिए लिख पाए क्योंकि एक्स एक्स कट रहा है, अन्यथा ये फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते थे हम, क्योंकि ये ट्रू ही सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। गॉट इट। तो जब देखना कभी कि रूट का फंक्शन हो, सीधा लिए लिख देना एक्सेलरेशन इज के स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि रूट का फंक्शन है वेलोसिटी, और जैसे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, और यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, एक्स एक्स कट जाना है, तो फिर ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब सुनो, फोर्स क्या हो गया, एम के स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया। ये तो फर्स्ट नंबर सवाल का जवाब हुआ। कौन से सवाल का जवाब हुआ ये, फर्स्ट नंबर सवाल का। दूसरा नंबर सवाल का जवाब देखिए, ठीक, टी इक्वल टू टी नॉट से टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। अच्छा, इसको फर्स्ट नंबर सवाल को एक और तरीके से हम कर सकते थे, पता है क्या, चलो इधर देखो, हमें इतना पता है, पहले फर्स्ट नंबर को ही देख लेते हैं। नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी दे ही रखा है, वेलोसिटी का स्क्वायर करो तो के स्क्वायर एक्स दिख रहा है, पक्का ना, मतलब मेरे हिसाब से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यू जीरो है, पूछो कैसे, रूट एक्स में एक्स को जीरो रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी यू आएगा और वो जीरो आएगा, यस और नो। वी स्क्वायर का होगा बे, के स्क्वायर एक्स आएगा, के स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन वी फाइनल वेलोसिटी है ना, तो एक्स थोड़ी रखेंगे, एक्स की जगह डी रखेंगे ना। जब x का मान d होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, k रूट डी होगा ना, क्योंकि x की जगह d रखा है। तो मेरे को वो स्पीड दिख रहा है k रूट डी, और k रूट डी का स्क्वायर क्या हो गया, k स्क्वायर डी हो गया कि नहीं हो गया, हाफ m k स्क्वायर डी। देखो तो यही आंसर था क्या, अननेसेसरली लोग मेहनत कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए भैया, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फिलॉसफी यहाँ भी लगा सकता है, लेकिन खाम का कॉम्प्लिकेट करने से कोई फायदा नहीं है, जो मेथड दे रखा है वही सबसे इफेक्टिव मेथड है कि नहीं। फोर्स निकाला, फोर्स से फटाक से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला से काइनेमेटिक्स का मदद लेते हुए एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गए, यस और नो। किसी को कोई समस्या है, या तुम लोग नींद में हो क्या, नींद में नहीं हो ना, हाँ ठीक है। चलिए अगला सवाल करते, समझ में आ रहा ना सबको, चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, वही पापा मम्मी थोड़ा मेहनत कर लिए होते तो हमको इतना नहीं करना पड़ता। हम तो दादाजी के फोटो के सामने जाके यही कहते हैं, थोड़ा बड़ऊ मेहनत कर लिए होते, ज्यादा नहीं, दो चार जमीनी लेके खरीद लिए होते दिल्ली में, तो फिर हम भी पीजी बनवाते और उस पर मस्त ऐश करते। जब हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना, तो दिल्ली में एक जगह है लाडो सराय, ठीक है, साकेत, एक जगह साकेत, नाम नहीं है, जगह का नाम है साकेत, ठीक है, जहाँ आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली। साकेत के बगल में है गांव जैसा एरिया लाडोसराय, ठीक है, मतलब दिल्ली में बहुत ऐसे एरिया मिलेंगे तुमको कि बाहर बाहर से एकदम शहर है, और थोड़ा अंदर घुसोगे गलियों में तो गांव दिख जाएगा, लगेगा गांव में आ गए, ठीक है। तो लाडोसराय नाम का एक जगह है, तो वहां पे जब मैं ईएस की तैयारी कर रहा था, तो एक लड़का आता था मोटा मोटा सा, मतलब कितना भद्दा बताएं, मतलब हमने उतना भद्दा शकल का इंसान नहीं अपने जीवन में देखा है, इतना भद्दा, और मोटा भी ऐसे ही। एक मोटा नहीं होता है जो लगता है शकरकंद जैसा, एक तो जैसे हम लोग भी मोटे हैं लेकिन हम लोग शकरकंद नहीं लगते हैं, एक होता है कि ये भी मोटा है, ये भी ऐसा करके फेंका हुआ है, अजीब टाइप का मोटा, और अजीब टाइप का था यार, मतलब उसको देखने से रात में डर लग जाए। वो आता था और कभी टोयोटा से आ रहा है, कभी फॉर्च्यूनर से आ रहा है, कभी ये, और उससे हम पूछे एक बार कि कितना पढ़े लिखे हो, तो कहता है कि हम तो 10वीं तक पढ़े थे, 11वीं पढ़ाई छोड़ दिए, मतलब ठीक है किया।
तो अपने बोला क्या करते हो, बोला भैया आप लोग इतना पढ़ते रहते हैं तो कितना कमा लेंगे। हम बोले कि यार कमा लेते हैं ठीक ठाक, पावर का है मेन तो। अब देखो सैलरी तो मात्र 1 लाख रुपए है, लेकिन सैलरी छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हो। तो बोला अच्छा फिर भी कितना कमा लीजिएगा, 2-4 लाख 5 लाख रुपए महीना। मैंने बोला हाँ उतना तो हो जाता है। बोले सर भैया हम 12-13 लाख रुपया महीने का कमा लेते हैं। हमने बोला क्या करते हो बे। बोला कुछ नहीं, सब जो खेतवा है ना लाडू सराय का, ये सब सब हमारे दादाजी का था। तो जैसे ही यहाँ पे कोचिंग वोचिंग खुला, तो पापा क्या किए कि आधा खेत बेच के और जो पैसा आया बचे हुए आधे में बिल्डिंग्स खड़ा कर दिए। और बिल्डिंग में आप लोग पीजी में रह रहे हो, और एक इतना छोटा रूम का, इतना छोटा रूम का वहां किराया होता है 10,000 रुपए। इतना छोटा, मतलब ये गेट से लेके फायर एक्सटिंग्विशर तक के रूम का दाम है 10,000 रुपए बस। और लंबा मान लो, लंबा ये चौड़ाई बता दिया, लंबाई मान लो वो 3rd बेंच तक मान लो, मतलब एक बेड, सिंगल बेड और एक टेबल, इससे ज्यादा कुछ नहीं लग सकता। ठीक है, उसका 10,000 रुपया किराया होता है। बोला कि और सोचो अगर इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया दो चार, तो ऐसे ऐसे कितने रूम बन जाएंगे। अब बोला फिर भैया उसी पैसा से हम लोग ये करें। हम बोले क्या पढ़ लिख के करिएगा भैया, हम ऐसे ही 10-12-15 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं। अब भैया वो रोज अलग अलग दोस्त के साथ आए, वो उसकी नई नई महिला मित्र हमको रोज दिखे, कभी ये कभी वो कभी वो। मतलब बड़ा पैसा है यार, क्या किए हो। हम पूछते भी थे कौन सिस्टर है, सिस्टर नहीं है, सिस्टर कैसे बोल दिया आपने, दोस्त है हमारी। अब दोस्त तो नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा तुम समझ ही रहे हो। हमने बोले कि पहले पिछले हफ्ता तो कोई और था। बोला अरे दिल्ली से है ना, 13-15 लाख रुपए। तो वही हमको देख के लग गया कि अगर दादाजी थोड़ा मेहनत कर लिए होते तो आज हम लोग का जीवन सेट होता है कि नहीं। दिल्ली उल्ली जैसे जगह या मुंबई मुंबई जैसे जगह मान लो ले लिए होते 5-10 कट्ठा जमीन, चाहे गला काट के ले ले किसी का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 कट्ठा अगर जमीन होता दिल्ली, या तो गांव में हो 500-600 बीघा, उस तो अलग बात है, और नहीं तो शहर में हो तो मुंबई दिल्ली जैसे शहर में 10 कट्ठा जमीन हो, तो लाइफ सेट है, फिर पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, हम इसलिए मेहनत करें कि हमारा पोता बेटा सब हमको ना गरिया है कि बुढ़ाऊ मेहनत कर लिए होते तो। चलो इधर देखो बे, अगला सवाल देखो, देखो रे इधर। अब देखो ये लोग पूरा पहले अपना खतिहान बतिया लेगा तब आगे। यहाँ देख, फोर्स दिख रहा है ना, मास दिख रहा है, ये क्या दे रखा है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग समय पे बॉडी अलग अलग जगह कहाँ लोकेटेड था वो दे रखा है। पूछा है 0 से लेके 2 सेकेंड तक का वर्क बता दीजिए। देखिए भैया सीधी बात है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, है कि नहीं। अब तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है, अगर एक्सेलरेशन, सुनिएगा ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यह निकालो कि फोर्स है कैसा, और फोर्स कैसा है निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल टू t³/3 है ना भाई, डिफरेंशिएट कर इसको v बना, तो ये क्या बन गया t² बन गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर, a बना 2t बन गया। यहाँ हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन आ रहा है, यस और नो। यही अगर यहाँ पावर स्क्वायर होता तो 2 बार में खत्म था खेल। हमने तुमको काइनेमेटिक्स में कराया है ना ऐसा प्रॉब्लम, जिसमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और टाइम का पावर अगर 2 है तो हम कहते थे सीधे कि xt अगर पैराबोला हो तो एक्सेलरेशन फिक्स आता है, कांस्टेंट आता है। याद है ऐसा कुछ बोला था। तो उसी प्रकार से मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर 2 पावर तक होता तो मैनेज हो जाता। मान लो x²/2 दिया होता तो क्या होता, 2x, सॉरी t²/2 दिया होता तो क्या आता 2t, 2 से 2 कट गया तो t आ गया। एक बार अगली बार डिफरेंशिएट करते तो क्या आ जाता है, t का सीधे 1 आ जाता है। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया। तो फिर एक्सेलरेशन उस केस में कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर पावर क्यूब है तो एक टी बच जाएगा लास्ट में। एक टी बचते ही तुमको समझ जाना चाहिए था कि भैया फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम है
तो फोर्स होता है एम में, तो एम में भी वेरिएबल होगा या नहीं होगा, वो भी टाइम का फंक्शन होगा। अब हमसे कोई फोर्स जरा पूछे कि जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा होगा, तो यही फोर्स तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको दे रखा है, उसके लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, ये वाला। तो क्या लिखेंगे जल्दी बता इसको, मास 1 kg और एक्सेलरेशन 2t, बोलो हाँ या ना। तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया जल्दी बताएं, 2t। ठीक है, अब वर्क क्या होता है बेटा जल्दी बता, 2t dx। dx क्यों कर रहा हूं, एफ डी एक्स होता है ना। वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं, चलो एक और स्टेप लिख लेते हैं, फोर्स तक समझ में आ गया ना। तो अगर हम पूछे कि वेरिएबल फोर्स का वर्क है तो कैसे लिखोगे, तो एफ डॉट डी एस ही तो करते हो बे। अच्छा, एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स भी एक्स में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में हो रहा है, यस और नो। या तो ये लैंग्वेज में दे देगा या फोटो बना के दिखाएगा, कैसे ना कैसे वो जरूर बताएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो 0 cos 0 1 हो गया, तो सीधा लिख सकते हैं ना, एफ डी एक्स लिख सकते हैं ना सीधे, बोलो यार। एफ क्या है 2t और dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, कर पाओगे इंटीग्रेट, नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि फोर्स टाइम का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट एक्स का। यस और नो, ऑपरेटर dx है, वेरिएबल t है, यस और नो। तो या तो dt बनाओ, तो हमने बोला था जो ना रहे उसको जबरदस्ती मान लिया करो, बोलो हाँ या ना। और जिसको माने उसी से डिवाइड कर लिया करो, ये क्या बन गया, v बन गया, v बन गया। देखो भगवान की लीला परंपार है, v इक्वल टू टी स्क्वायर, तुमको पहले से पता है। ठीक है, तो ला के रख दो यहाँ, तो क्या बन गया जल्दी बता, 2t तो हो ही गया, v का वैल्यू क्या हो गया टी स्क्वायर, और dt तो है ही सही, यस और नो। तो ये क्या बन गया, 2 बाहर ले लो बे, और t क्यूब dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2, t⁴/4 आ जाए, बोलो बे। तो 2/4 इंटू टी के पावर 4, टी के पावर 4 मतलब 16 ना, हाँ 16, तो ये क्या बच गया, 8 जूल बच गया। ये गधा छाप मेथड है, ऐसा सवाल करा चुके अगर तुम्हें याद हो तो, गधा छाप है ये, मैं कतई ये ऐसे तो करूँ ही ना। फिर से एक बार समझाएं या समझ में आ गया, भैया फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर दिए, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आया, उसको डिफरेंशिएट कर दिए तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन। तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो टीचर हैं, आपको तो पता है क्या करना है पहले से, हमको क्या अंतर्यामी है, हमको भूत आके बताएगा कान में कि डिफरेंशिएट करो। तो उसका सिंपल सा मतलब यह है कि भैया अगर मास पता है, अगर हमको फोर्स निकालना, बिना फोर्स निकाले तो वर्क नहीं निकाल पाओगे। फोर्स तुमको दे रखा है कितना है, तो अगर तुमको फोर्स नहीं दे रखा है तो तुम्हें फोर्स निकालना पड़ेगा ना, फोर्स निकाले बिना तो वर्क नहीं निकलेगा। और फोर्स कैसे निकलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, अब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम नहीं निकाल सकते हो, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, दूसरी बार करने से एक्सेलरेशन आता है। ये सारी बातें हमने डिटेल में काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी कर रखी है, कि जब भी इस तरह का सवाल हो डिफरेंशिएट कर दिया करो, बोलो आया ना। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इंटू मास किया, फट से फोर्स आ गया, अब फोर्स इंटू डीएक्स, जैसे ही फोर्स देखे वेरिएबल आ रहा तुरंत सतर्क होना है कि वेरिएबल फोर्स है, तो एफ डॉट एक्स डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, एफ डॉट डीएक्स लगाएंगे, यस और नो, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ फोर्स कांस्टेंट था, तो यहाँ जैसे ही फोर्स कांस्टेंट देगा दिमाग ही नहीं लगा, सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो रे। लेकिन जैसे ही फोर्स यहाँ वेरिएबल देखेंगे, टाइम का फंक्शन देखेंगे, समझ जाएंगे इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है। और फोर्स डीएक्स को मैंने इंटीग्रेट किया, फोर्स को क्या लिख दिया 2t, और dx को dx ही रहने दिया, फिर देखा कि इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वेरिएबल t में है और ऑपरेटर x में है। उसके बाद जो दिमाग लगाना है वो dt dt करना है, ये पहले ही हमने तुमको सिखा रखा है, बोलो आया ना। ये पार्ट तो पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है ना क्लास में, कि ऐसे सवाल जब भी हो तो क्या करना, जो चाहिए वो लिख दो, डिवाइड बाई कर दो, v यहाँ पे देख लो टी स्क्वायर ला के रख दो, सॉल्व हो गया, बोलो आया ना। अब हम तुमको बताते हैं इसका शॉर्टकट मेथड, बहुत मस्त वाला। हम सीधा बोलते भैया नेटवर्क डन, अभी इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है एफ, यस और नो। तो जो वर्क होगा इसी की वजह से होगा। देखो फोर्स यहाँ mg भी लग रहा है, n भी लग रहा है, लेकिन हम पहले ही तुमको सिखा चुके हैं कि mg और n का वर्क 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x में है और फोर्स 90 डिग्री पे है, समझ में आ रहा है ना। तो फोर्स तो 3 लग रहे हैं, एक mg जो धरती लगा रहा है, एक n जो सरफेस लगा रहा है नीचे में जो है, और एक जो फोर्स है f जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, यस और नो। लेकिन वर्क में किसका कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ f का कंट्रीब्यूशन, उसका सिर्फ योगदान है, बाकी सबका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, समझ में आ रहा है ना। नेटवर्क डन क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बाकी सबका तो वर्क डन 0 है, जो आएगा f का ही आएगा, बोलो यार। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही होता है ना बे। वी अगर टी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर कितना होगा, टी के पावर 4 हो जाएगा। बोलो, तो ये क्या हो गया, हाफ एम। एम का वैल्यू नहीं दिया है, 1 kg दिया है। और ये क्या बन गया, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मैंने कितना, टी के पावर 4। टी के पावर 4 मैंने जीरो का पहले 2 है ना, बाद में 2 है, 2 का पावर 4 माइनस जीरो का पावर 4। ये समझ में आया कैसे लिखा। अरे टाइम रखो ना यार, फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो फाइनल टाइम रखो, तो टी के पावर 4 करोगे तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा जल्दी बता, टी इक्वल टू 0 रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। और जैसे इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, टू टू, जल्दी बता, 16/2 कितना, 8 जूल। अब तुम ही बताओ बेटा, ये वाला मेथड ज्यादा आसान है कि ये वाला मेथड। समझ रहे हो ना। अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया नहीं है, लेकिन तड़ 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 सवाल करा रहे हैं। गॉट इट और नॉट, छापो ना। किसी को कोई समस्या है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे तो निसंदेह पूछ सकता है, निसंकोच पूछ सकता है। बोलो चुड़ैल। बताओ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखे थे, जगह नहीं बचा। नेक्स्ट पेज पढ़ाएं, हटाओ इसको यहाँ से, तुम मुझे हेडेक दे रही हो। तुम लोग बहुत बिगड़े हुए हो यार। हिमांशु से सीखो, देखो कितना सुधर गया है। नीचे फोन चला रहा है क्या रे, क्या कर रहा है, नीचे क्या देख रहा है फिर, ऊपर देखो, नालायक। समझ में आ गया बे तुमको ये वाला मेथड। अब हम तुमको एक सिंपल सा बात बोले, एक लाइन बोल रहे हैं, उस लाइन को अगर समझ लिए तो वर्क एनर्जी पावर में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कभी भी वर्क किसी फोर्स के द्वारा निकाले जाने को कहे, हमेशा क्वेश्चन में वेलोसिटी पे अटैक करना, वेलोसिटी ढूंढना। जैसे हम यहाँ एक्स और टी का फंक्शन देखे थे ना, हम तुरंत समझ गए थे वेलोसिटी होगा क्या, टी स्क्वायर। और वेलोसिटी टी स्क्वायर है तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा टी के पावर 4, और सीधा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बात खत्म। टाइम पता है, वेलोसिटीज पता है, वेलोसिटीज का स्क्वायर भी पता है, उनका डिफरेंस को हाफ एम से मल्टीप्लाई करने से सीधे क्या आएगा, नेटवर्क डन। क्या मेरी बात सबको क्लियर है। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज के बाद वर्क पावर एनर्जी का कोई सवाल देखेंगे, अटैक कहाँ करेंगे, वेलोसिटी पे। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यदि निकाल लिया हमने तो हमारा क्या देगा, नेट वर्क डन। और तुम नोटिस करो, हर सवाल में हमने यही काम किया। वेलोसिटी जहां दिखता है तुरंत अटैक करो वेलोसिटी पे। समझ में आ रहा है। तुम नीट का एग्जाम लिखने जा रहे हो, तुमको हरा वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है, ना पर्पल वाला मेथड करनी है, तुमको येलो वाला करनी है। समझ में आ रहा है ना। सीधे वेलोसिटी पे अटैक करो, वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी के स्क्वायर का जो चेंज होगा उसको हाफ एम से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या दे देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जो ही मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, मेरे पास नेट वर्क डन आ गया। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है। इसको एकदम मंत्र बना लो, तुम्हारी जगह मुझे में लिख लेते ये बात। लिख लिया, बहुत बढ़िया। कि कभी भी इस तरह का सवाल हो तो वेलोसिटी पे अटैक करें। स्प्रिंगिया पॉटी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान ले ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे होता है अपने, बोलो। अब तुम मान लो इस पे फोर्स लगाए हुए हो जबरदस्ती, तो तुम फोर्स लगाओगे
तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा ना। किस डायरेक्शन में, तुम जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो उसके उल्टा या उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों अपोजिट में लगाता है भैया, सिंपल सी बात है, तुम्हारा फोर्स जो है वो स्प्रिंग को डिफॉर्म कर रहा है, स्प्रिंग का शेप बदल रहा है, चाहे फैला रहा है चाहे सिकुड़ा रहा है, यस और नो। अब वो क्या चाहता है, हम अपने नेचुरल लेंथ पे बने रहें, न फैले न सिकुड़े। तो अगर तुम फैला रहे होगे तो सिकुड़ना चाहेगा, और सिकुड़ रहे हो तो फैलना चाहेगा। समझ में आ गया ना, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। और कोई हमसे पूछे कि स्प्रिंग फोर्स कितना होवे है, तो हम बोल देंगे -kx। अब यहाँ माइनस क्या दिखा रहा है कि x के ओपोजिट साइड में है। x क्या है, डेविएशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से जितना लंबा या छोटा हुआ है उसको अपन x कहते हैं। कोई समस्या, बहुत बढ़िया। और जिधर डेविएशन है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब डेविएट अगर इधर किया है तो कंप्रेस हुआ है, तो फोर्स किधर होगा स्प्रिंग का, इधर। और अगर एक्सपैंड हुआ है स्प्रिंग, तो फोर्स किधर होगा स्प्रिंग का, इधर। मतलब तुम जो करोगे उसका उल्टा। नहीं आया समझ में, बहुत बढ़िया। एफ एस इक्वल टू -ks। अब सिंपल सी बात है, मान लो हमने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक से स्प्रिंग को थोड़ी देर तक दबाया, फिर हम छोड़ दे ब्लॉक को, तो ब्लॉक उछल के वापस आ जाता है ना। आखिर कौन सी एनर्जी ब्लॉक में आई है, जरूर स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर्ड होगी, वही एनर्जी तो स्प्रिंग ने वापस ब्लॉक को दी, जिसके वजह से ब्लॉक उछल गया। गॉट इट और नॉट। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। मेरा फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, यस और नो। जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, है ना। जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। अर्थात मैं एनर्जी दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, मैं एनर्जी दे रहा हूँ। स्प्रिंग क्या है, एनर्जी ले रहा होगा। लेने के बाद इसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो जमा करके रख दे या खर्च कर दे। ये जमा करके रखता है, और जो जमा एनर्जी है इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आपको कैसे पता है जमा करके रखता है, इसीलिए क्योंकि जैसे ही मैं ब्लॉक को छोड़ूंगा तो ब्लॉक वापस से ब्लॉक में वेलोसिटी आ जाएगी। वापस से ब्लॉक में वेलोसिटी आने का मतलब यह है कि ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो ये एनर्जी कहाँ से आई है, एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता, तो एनर्जी आ कहाँ से गई है। तो जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड था, वही एनर्जी उसने वापस से ब्लॉक को दे दिया, इसकी वजह से ब्लॉक आगे आ गया। कोई समस्या किसी को भी, याद रखिएगा। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें किसी को निकालना हो तो छोटा सा वर्क डन क्या होता है स्प्रिंग का, एफ एस इंटू एक्स में हो रहा है मोशन, इसलिए डायरेक्ट डी एक्स बोल सकते हैं, यस और नो। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको दिख जाएगा फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, माइनस भी आएगा एक, तो -kx dx दिखेगा, cos 0 1 हो गया, यस और नो। और वर्क डन जो हो गया, टोटल वर्क डन बाई स्प्रिंग, kx dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -kx² 2। दिखा या नहीं दिखा। और मैंने बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, बल्कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। ये नेगेटिव तो ये शो कर रहा है कि ये एनर्जी ले रहा है, लेकिन लेके क्या करेगा, क्योंकि देखो ना स्प्रिंग का फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो क्या है स्प्रिंग का वर्क क्या है, नेगेटिव है। वहीं जो मेरा वर्क पॉजिटिव है तो मैं वर्क एनर्जी दे रहा हूँ, उसी तरीके से स्प्रिंग का वर्क अगर नेगेटिव है तो स्प्रिंग एनर्जी ले रहा है, तो स्प्रिंग का तो नेगेटिव वर्क आना ही चाहिए था, मतलब ये एनर्जी ले रहा है, लेकिन लेके क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ना। बताया था ये माइनस साइन इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी ले जरूर रहा है लेकिन सेविंग्स जो है वो बढ़ रही है। याद है ना, समझाया था माइनस साइन का क्या मतलब है। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग का है वो kx² 2 से बढ़ गया है। समझ में आ रहा है। इसी को कुछ लोग फैशन में हाफ kx² लिखते हैं। गॉट इट और नॉट। बस इसमें एक ही पॉइंट याद रखने लायक है जो तुमसे गलती होगा, और हम क्लास में गलती कराएंगे। पहले बता देने क्या गलती कराएंगे, तभी तुम गलती करोगे। ये x कहां से लेना है, x जो है डेविएशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ है। याद रखिएगा ये नेचुरल लेंथ से कितना आपने दबाया या फैलाया है वो है x। समझ में आया, x डिस्प्लेसमेंट नहीं है रे, x क्या है, डेविएशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, उसकी वास्तविक लंबाई से
तुमने उसको कितना दबा दिया है या कितना फैला दिया है वो है एक्स, ना कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा है ना? छापो। अगर आप किसी स्प्रिंग को उसके वास्तविक लंबाई से एक्स लंबा या एक्स छोटा कर देते हैं तो उस स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी जो है उसकी मात्रा होगी, उसका परिमाण होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? मतलब तुम मुझे यह बताओ कि तुमने स्प्रिंग को कितना दबाया या सिकोड़ा है, मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग में कितना स्टोर्ड है। समझ में आ गया? चलिए छापिए। चलिए, इट इज डेविएशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ठीक है, कोई समस्या? अब हम तुमको सटाक से यही गलती करवा देते, देख लो। एक सिंपल सा सवाल है, कैसे दबाएं। मान लो ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है स्प्रिंग का। पूछेगा पहले कि स्प्रिंग को हमने 2 सेंटीमीटर से दबाया है, ठीक है, और के का वैल्यू दे देगा कुछ भी, ठीक है, 1000 न्यूटन पर मीटर ही मान लो ना। ठीक है, तो एक्स को हमने 1000 मत मानो, बहुत ज्यादा आएगा आंसर, 100 मान लो, 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो मान लो स्प्रिंग को हमने 2 सेंटीमीटर दबाया। अगर स्प्रिंग को हमने 2 सेंटीमीटर दबाया है तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ, काइनेटिक कह रहा हूँ सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ। के का मान क्या है बेटा? 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर है, बट 2 नहीं लिखना, 0.02 हो जाएगा, मतलब 2/100 लिख दो बेसिकली। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और उसका हर स्क्वायर क्यों 100 किया यहाँ? क्योंकि हमको सब कुछ किस में लिखना है? एसआई में लिखना है, समझ रहे हो ना? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि हमको 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तभी फोर्स जो है न्यूटन में यहाँ रख सकते हैं और तभी यहाँ एनर्जी जूल में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? याद रखिएगा, अगर ये एसआई यूनिट में चाहते हैं तो सारी चीजें एसआई यूनिट में होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। तो 100 से 100 तो कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो हमें दिख रहा है 2 से 2 भी कट गया, तो 2/100 दिख रहा है हमें। तुम्हें दिखा? तो ये क्या बन गया? 0.02 जूल। कोई समस्या? अब हमने बोला कि भैया इसको एक काम करो, 4 सेंटीमीटर और दबा दो। ठीक है, पहले से 2 सेंटीमीटर दबा रखा है, 4 सेंटीमीटर और दबा दो। तो बच्चा क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी, एक काम करो, इनिशियल फाइनल मत लिखो, खामखा कंफ्यूज करोगे, 1 2 कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? जिसको हमने क्या नाम दिया? पोटेंशियल एनर्जी 1। और अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 2। मतलब जब स्प्रिंग का सबसे अगला पॉइंट पोजीशन 1 पे था तो क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, और जब स्प्रिंग का सबसे अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 2 पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर्ड है। ये दोनों हम निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई समस्या? ठीक है, तो अब बंदा क्या करता है? हाफ के क्या हो गया बे? 100। एक्स क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर, है ना? 4 ही तो दबाया है, 4/100 इंटू स्क्वायर, तो ये आ गया 0.04 जूल। सही है ना? नहीं है? काहे भाई, क्या दिक्कत है? देखो बेटा, जब तुमने x का मान 6 रखा, इस 4 रखा इस फॉर्मूले में, उसी समय तुमने गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? क्योंकि हम बार बार चीख चीख के बोल रहे थे कि यहाँ जो फॉर्मूले में x है ना, वो नेचुरल लेंथ से कितना दबा है वो है। यहाँ तो नेचुरल लेंथ से तुमने 2 दबाया, फिर यहां से जब फर्दर इसको तुम 4 दबाते हो तो तुमने नेचुरल लेंथ से 4 नहीं दबा रखा है, नेचुरल लेंथ से 6 दबा रखा है। समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा सर? सही ये होगा, सही वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना बेटा? चलो इधर देखो, यहाँ 6 रख देना, कट गया तो ये क्या आ गया जल्दी बता? 0.06 जूल, ये सही है। गॉट इट और नॉट?
ज्यादा आएगा ना। हाँ क्योंकि एक 100 से तो 100 गया, 6 से 2 कट के 3 आ जाएगा। हाँ वो भी 4 नहीं आएगा। ये भी कितना आ रहा है जल्दी देख, एक 100 से 100 कट गया और 4 इंटू 4 2 8 आ गया, तो 0.08 जूल आएगा। सही है क्या? ये अलग बात है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो एक्स लेना है वो नेचुरल लेंथ से लेना है। नेचुरल लेंथ से ये कितना दबा है, 4 या 6? 6 दबा है, ये सही है। हाफ। अब ये 3 6 3 18 हो गया है ना, 18 और 100 से 100 तो 18/100, 0.18, 0.18 जूल। तो ये क्या आ गया आंसर, 0.18 जूल। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ पार्टिकल को या स्प्रिंग को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे? ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो 2 तक लाने में करना पड़ा माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो 1 तक लाने में करना पड़ा, उसका जो डिफरेंस होगा वही तो 1 से 2 में लाने में करना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? अगर बात पोटेंशियल एनर्जी की चल रही है तो पाथ से इंडिपेंडेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने बोला था वेरिएबल फोर्स भी कंजर्वेटिव हो सकते हैं, उसका एग्जांपल है स्प्रिंग वाला एनर्जी। यस और नो? तो सिंपल सी बात है भैया कि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, तो यहां से यहां लाने का तुमको वर्क पता है, यहां से यहां भी लाने का वर्क तुमको पता है, तो यहां से यहां का क्या होगा, यहां से यहां वाले में से यहां से यहां वाला घटा दो। नहीं समझे? हमको यहां से यहां जाने में लगता है 10 रुपया, और यहां से यहां तक जाने में लगता है 4 रुपया, तो बताओ यहां से यहां जाने में कितना लगेगा, 6 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? वही तो करना है, बस सिंपल सी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 कैसे करोगे तो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 0.16 जूल। समझ में आया? और वही अगर इस फॉर्मूले से चलते तो आंसर क्या आता, 0.06 जूल। समझ में आया? तो ये बच्चों से धड़ल्ले से गलती होती, खासकर एग्जाम के प्रेशर में। और मैं भी ऐसा सवाल टेस्ट में दूंगा तुम गलत करोगे, 70% 80% जनता गलत करके आएगी। पक्का? नहीं करोगे ना? वार्न कर दिया मैंने कि क्या गलती होती है। क्या करता है बच्चा, बच्चा रट ले रहता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां एक्स क्या है, जितना दबाया है जितना फैलाया है। भैया ये गलत है। एक्स को ऐसे नहीं याद रखना कि जितना दबाया है या जितना फैलाया है। एक्स को कैसे याद रखोगे, नेचुरल लेंथ से जितना दबाया और जितना फैलाया। क्योंकि यहाँ पे भी तो 4 दबा ही रहे हैं, लेकिन जहां से दबा रहे हैं क्या वो नेचुरल लेंथ है? नहीं, पहले से ही 2 सेंटीमीटर दबा रखा है, उसके बाद फर्दर 4 सेंटीमीटर और दबाया। यस और नो? तो ये जो फॉर्मूला लगाओगे हाफ के एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह 4 रखोगे, इसका मतलब पता है तुमने क्या निकाल दिया, 0 से 4 दबाने का निकाला। यस और नो? मतलब ये फर्दर और 2 दबाया होगा तुमने। यस और नो? जबकि वो क्या रहा है, 2 दबाने के बाद 2 और नहीं दबा रहे हैं, 2 दबाने के बाद 4 और दबा रहे। समझ में आया? तो ओरिजिनल लेंथ से तो 6 आ गया ना बेटा, तो 6 से निकालोगे फॉर्मूला, फिर घटाओगे तब आंसर आएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? चंदू समझ में आ गया तुमको? पक्का? चलो जल्दी छापो। स्प्रिंग सुंदर बना है ना जी? बहुत बढ़िया, चुप रहे। फ्रिक्शनलेस जमीन है। कैसा जमीन है? फ्रिक्शनलेस। और एक एम मास का गुटका है। गुटका मतलब, गुटका मतलब वीनमल नहीं, गुटका मतलब मास ब्लॉक। ठीक है, एक एम मास का ब्लॉक है जिसको यू नॉट वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस जमीन है तो ये जीवन भर यू नॉट से चलता रहता। भाई कोई फोर्स है ही नहीं एक्स एक्सिस में, तो ये जीवन भर यू नॉट से चलता रहता या नहीं चलता रहता? क्योंकि इसको जो अपोज करता मोशन वो कौन है, फ्रिक्शन, जो कि नहीं है। परंतु इसका सामना स्प्रिंग से हुआ और स्प्रिंग दबने लग गया, क्योंकि वेलोसिटी है तो दबाएगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग भी बल लगाएगा उल्टे दिशा में। ठीक है, अब स्प्रिंग अगर इस पे इधर बल लगा रहा है तो ये रिटार्ड होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका वेलोसिटी घटने लग जाएगा, घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी जहां 0 हो जाएगी, उसके बाद भी स्प्रिंग तो फोर्स लगातार लगा ही रहा है, उसके बाद ये वापस आना शुरू हो जाएगा। यस और नो? तो सिंपल सी बात है, अगर हमसे कोई गधे का बच्चा पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो हमें यह पता है कि जिस समय स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा उस समय इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं?
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसकी घटते 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 जीरो हो गई होगी, तभी तो और फर्दर नहीं दबा पा रहा है। अब दबाएगा नहीं, अब वापस आना शुरू होगा, यस और नो। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब वेलोसिटी जिस इंस्टेंट पे जीरो हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? जल्दी से बताइए बेटा आंसर क्या होगा मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बहुत तरीके हैं इसको करने का। आए का बोला रे? हाँ भैया सीधी सी बात है कि फोर्स स्प्रिंग का लग रहा है इधर, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। तो स्प्रिंग द्वारा किया गया वर्क क्या है? नेगेटिव। मतलब स्प्रिंग एनर्जी ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। अच्छा लेगा तो कहां से लेगा? इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो एनर्जी लेगा और अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता जाएगा, यस और नो। जिसकी काइनेटिक घटते जाएगी, घटते घटते जीरो हो गई, बोलो रे। और इसकी पोटेंशियल बढ़ते जाएगी, बढ़ते बढ़ते तुमको फील आ रही है ना कि क्या चलता है वर्क पावर एनर्जी में? इसकी काइनेटिक घटती जा रही है, इसकी पोटेंशियल बढ़ते जा रही है। तो इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर्ड है जब कंप्रेशन मैक्सिमम है, और उस समय इसकी पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। कहाँ गई है ये काइनेटिक एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, यस और नो। तो हम एक बात कह सकते हैं कि भैया जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना, उस समय इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पहले से पता, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। जहां टकराने से पहले, इन दोनों के भिड़ने से पहले लेंथ जो था वो नेचुरल लेंथ था, और मान लो नेचुरल लेंथ से ये एक्स दब गया है। कितना दब गया है? एक्स दब गया है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ के एक्स स्क्वायर ही तो होगा। और एक्स लेंथ क्या होगा? एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि स्प्रिंग कितना दबा है, तो एक्स दबा है, बोलो रे। तो आंसर बताइए इसका जल्दी से, आंसर बताइए जल्दी इससे। कहा आ गया आज? एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा √m/k। अब बाहर ले लो यू नॉट। समझ में आ गया? अब एक बच्चा आके बोला सर जी इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ गया सर, मेरे पास दिमाग नहीं है। पर कोई बात नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम तुमको याद है ना? बोला हाँ। बोले नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पता है ना? बोले है। बोले यहाँ पे कौन सा इकलौता फोर्स काम कर रहा है? स्प्रिंग। उसके अलावा कोई वर्क कर रहा है? देख लीजिए। ग्रेविटी नॉर्मली सब तो 90 डिग्री पे है डिस्प्लेसमेंट के, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। समझ में आया? फ्रिक्शन है नहीं। एक फ्रिक्शन था एक्स एक्सिस में जिसका वर्क हो सकता था, लेकिन जैसे ही जमीन को स्मूथ मान लिया फ्रिक्शन गायब हो गया। गॉट इट और नॉट? तो फ्रिक्शन है नहीं, तो एक ही फोर्स है, वो कौन है? स्प्रिंग फोर्स। अच्छा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो बताओ स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। अब हम इंटीग्रेशन थोड़ी करेंगे, हमने तो याद रख लिया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर हाफ के एक्स स्क्वायर है तो वर्क नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होता होगा। माइनस साइन इसलिए लगाएं, बेसिकली माइनस साइन ये दिखाना चाह रहा है कि एनर्जी दे नहीं, ले रहा है। समझ में आया ना? जैसे ही ये ब्लॉक जाके स्प्रिंग से भिड़ेगा और दबाना शुरू करेगा तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि स्प्रिंग बल लगा रहा है उधर, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इधर। बोलो हाँ या ना? तो स्प्रिंग का अगर वर्क हमसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि वर्क नेगेटिव आ रहा है। हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों? फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला हम नहीं रटेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है बेटा। जब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो जितना वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो वर्क इतना ही कर रहा होगा ना? नहीं बोलोगे रे? बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कुछ है? नहीं, इसके अलावा नहीं है। आई इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो है, क्योंकि रुक गया है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम यू नॉट स्क्वायर। बोलो माइनस से माइनस गियो, सॉल्व कर दे, यही आता। समझ में आ रहा है? घूम फिर के कहीं से भी चलो आंसर सेम आएगा। तो एक्स का मान आ गया √m/k इंटू यू नॉट। कोई समस्या? जल्दी कॉपी करिए। चलिए एक बढ़िया सवाल है यहाँ, देख लो रे नालायको। कई बार एफ एक्स ग्राफ दे देते हैं, हालांकि हम तुमको पढ़ा चुके हैं कि जब भी एफ एक्स ग्राफ दिया रहे तो क्या करना है? एफ एक्स ग्राफ का एरिया अंडर कर्व लेना है, बता रखा ना?
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर कर्व वर्क देता है, बता रखा है ये या भी बता रहा हूँ? बता दिया है क्या? सवाल तो नहीं कराए थे? सवाल नहीं कराए थे, राइट? तो मान लो इस तरीके से कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ तेरे, तुम लोग अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया। नोटबंदी का है होगा बे, अपना कमाया हुआ है टैक्स भर के, बंद हो चाहे नहीं हो डिजिटल फॉर्म में रहेगा, चोरी करके थोड़ी आया है। हाँ। देखो भाई, दो तरह के लोग होते हैं, एक थोड़ा तमीज वाले और एक बदतमीज, ठीक है? दोनों दो तरह के सवाल पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये +10 न्यूटन और ये -10 न्यूटन, समझ में आया? दो तरह के लोग होते हैं, एक थोड़े तमीज वाले और एक बदतमीज। सबसे पहले तमीजदार लोग क्या करते हैं, खासकर नीट में कुछ नहीं करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे देगा। मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि अलग अलग पॉइंट पे फोर्स का मान अलग अलग क्या था, ठीक है? और उसके बाद बोलेगा वर्क डन बता दो। मैंने पहले ही बोल रखा है कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, और एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या देगा? एफ को वाई समझो, डी एक्स तो एक्स के एक्सिस पे है ही, तो अगर वाई डी एक्स ग्राफ का वाई डी एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम पूछेंगे तुमसे तो ये क्या होगा? एरिया अंडर कर्व ही तो होगा। ये तो हम काइनेमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये एरिया अंडर कर्व हमें क्या दे देगा? वर्क डन बाई फोर्स। यस और नो? निकालो रे वर्क डन। वर्क डन क्या आ जाएगा, जल्दी बताए, बताइए। एरिया निकालिए जरा इसका, 1/2 × 30 + 10 40, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 + 10 40, 40 इंटू एल्टीट्यूड कितना है जल्दी बताओ, एल्टीट्यूड कितना है? 10 है ना, तो कितना बच गया जल्दी बता? 200 बच गया, प्लस हाफ, बेस क्या हो गया 10, एल्टीट्यूड क्या हो गया 10, बोलो रे, क्या हो गया 50, क्या आ गया 250। अच्छा माइनस है ना, ओहो केशव क्या कर रहे हो तुम, प्लस नहीं होगा रे, क्या होगा? तू का हिल गया, क्योंकि ये एरिया क्या है, ऊपर वाला एरिया क्या है पॉजिटिव, और नीचे वाला एरिया है नेगेटिव, है ना, एक्स एक्सिस से नीचे वाला। तो 200 - 50 क्या आ जाएगा जल्दी बताएं? आ जाएगा 150 जूल। समझ में आ गया? तो अगर तमीजदार इंसान होगा तो सिर्फ वर्क डन पूछ के छोड़ देगा, जैसे नीट में सवाल आता है, ठीक है भैया? जो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है उसको प्लस मानेंगे, जो एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है उसको माइनस मानेंगे। मतलब ये पॉजिटिव वर्क हो गया, ये नेगेटिव वर्क हो गया, दोनों को जोड़ दो, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। कोई दिक्कत? यहीं पे डिफरेंस आता है बेटा, डिफरेंस यह आता है कि अगर, ध्यान से सुनते जाइएगा, अगर उसी चीज को, अगर उसी चीज को हमें इस तरह से ना पूछ के वेलोसिटी पूछ लिया जाता कि वेलोसिटी बताइए एट x = 40 मीटर, मतलब जब ये बॉडी का पोजीशन 40 मीटर पे होगा, यानी ये बॉडी अपनी जगह से, ओरिजिन से 40 मीटर दूर आ चुका होगा, उस समय बॉडी का वेलोसिटी क्या रहा होगा, पूछने को तो ये भी पूछा जा सकता है, यस और नो? तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो याद रखिएगा वर्क डन इक्वल टू हमेशा से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हमें पता है। नेट वर्क डन जो निकला है यहाँ, नेट वर्क डन ही निकला है, यस और नो? नेट वर्क डन हमें क्या पता है, 40 मीटर के एंड तक 150 जूल, यस और नो? हाफ मास क्या दे रखा है जल्दी देख, 2 kg इंटू V² - U²। देखो ध्यान से, U0 दे रखा है क्या? जरूरी नहीं है हर बार U0, या तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए U का मान 0 दे रखा है। क्या हो गया, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ पता है, m पता है, V² निकालना है, V तो निकालना है ना, कि फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो क्या हमें वर्क डन पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी नहीं निकल आएगा,
तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी, सीधा ये सोचना है भाई नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन हमें पता ही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, हाफ एम पता ही है। तो वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मतलब बेसिकली वर्क को हम रिलेट किए काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर दिए वेलोसिटी से, तो इस तरीके से हमारा वेलोसिटी भी निकल के आ सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? तो यहाँ पे क्या करोगे जल्दी बताओ, 2 से 2 गया। अब बताइए v का वैल्यू क्या आ जाएगा? √150 आ जाएगा, मतलब लगभग कितना लिखे इसको, 10 100 ना, 5√6, 25 छक्के 150 होता है रे। हाँ, तो 5√6 आ गया, यस और नो? कॉपी कर ले। अच्छा, यही अगर तुमसे पूछता कि x इक्वल टू 30 मीटर और x इक्वल टू 20 मीटर, इन दोनों पे भी वेलोसिटी बताइए, तो क्या बताते हैं आप? जल्दी बताइए। 30 और 20 पे भी बताना है। हाँ, मतलब आंसर बताओ हमको, क्या करना है ये नहीं बताओ, सीधे आंसर। x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 20 भी पूछ लेते तो क्या करते हैं हम? नेट वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते, काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी से रिलेट करते, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू जीरो है तो वी आ जाता है यहाँ से। कैसे करेंगे बताइए? पहले तो 30 तक का वर्क डन बताइए, तो 30 देर का वर्क डन कितना है? 200 है ना? तो 200 किसके बराबर होना चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, बोलो हाँ या ना? 2 से 2 गया, वी का मान क्या हो गया? √200, तो ये हमको दिख रहा है 10√2, यस और नो? चलिए, अगर हमसे कोई x इक्वल टू 20 मीटर पे पूछता तो क्या होता? फिर 5√6 ही आता। पूछोगा है, समझाते हैं, ध्यान से देख, ध्यान से। इस वाले ट्रायंगल का एरिया देख कितना है, 50 है, और इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया कितना है, 50 ही है, इसलिए ये इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाता है। मतलब अगर ये पूरा 200 है, उसमें से -50 जोड़ोगे तो क्या होगा? -50 जोड़ना मतलब -50, 50 घटाना, किसी नंबर में -50 जोड़ना मतलब 50 घटाना, यस और नो? तो 50 घट गया तो क्या बचता है? ये 150। अब तुमने ये भी नहीं लिया तो ये भी क्या होगा? 150। अरे ये यही इसी को तो कैंसिल करता है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ 150 आ गया, तो अगेन x इक्वल टू 20 मीटर पे भी बिना दिमाग लगाए हम सीधा क्या लिखेंगे आंसर? 5√6 मीटर पर सेकेंड। 30 पे क्या आ जाएगा जता? 10√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? इस पे क्या आ जाएगा? 5√6 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? तो अगर थोड़ा तमीजदार इंसान होगा तो नेटवर्क डन पूछेगा एफएक्स ग्राफ देके, और थोड़ा बदतमीज टाइप का होगा मेरी तरह तो नेटवर्क डन के बाद वेलोसिटी पूछा, तो तुमको तुरंत सोचना है कि नेटवर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हाफ पता है, एम पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो क्या हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख के क्या हम वेलोसिटी का मान नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? जल्दी कॉपी करिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े न रे आगे। कल आपके लिए और शानदार जानदार जबरदस्त सवाल सब लेके आएंगे, ठीक है ना? या वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा ले फिर लाएं, फिर लाएंगे, ठीक है ना? ठीक है मोटे। आगे बढ़े भाई, बड़े भाई, आगे बढ़े। चलो। जाए तो जाए कहाँ? कहाँ जाए? जिम जाए? जिम नहीं जाएंगे, जिमने जाना है तो बताओ। जिमना मतलब समझते हो? ठूसना, खाना ठूसना। ध्यान से देखो, देखो रे 2 कौड़ी का सवाल है, कैसे आते हैं 2 कौड़ी के सवाल? करा दिया है क्या ये? करा दिया है? क्या बात कर रहे हो? करा दिया था? ये फ्रिक्शन लिया होगा, ये थोड़ी लिया होगा, ये फ्रिक्शन लेस था। ये भी तो ले सकता है फ्रिक्शन। हाँ, ऐसे ऐसे वाला कल करा दिया है।
फिर रहे दो। हाँ चलो ठीक है, करा दिया तो ये करो। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, और इस बार फ्रिक्शनलेस नहीं है, म्यू है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फटाफट करिए। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। अच्छा ये बता देते लंबाई, जब तक ये स्प्रिंग से भिड़ेगा नहीं तब तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है तेरी, तब तक इस पॉइंट से जो इस पॉइंट तक की दूरी है उसको क्या मानोगे तुम? एक्स मानोगे। एक्स मानो या एल मान लो इसको, या एल मान लो, क्योंकि तुम कंप्रेशन को एक्स मानोगे ना। देखो वैसे तो नाम ही है, नाम में क्या रखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखने में सुंदर लगना चाहिए। क्या इंक्लाइन में फ्रिक्शन नहीं है भाई? इंक्लाइन में फ्रिक्शन नहीं है, पहले यही कर लो तुम। इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस है, इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस है, लेकिन जो नीचे वाला जमीन है उसमें फ्रिक्शन है। ठीक है, निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जल्दी करें, कहीं ना कहीं ऐसा ही सवाल मैंने यहाँ करा रखा है। म्यू इक्वल टू 0 के लिए भी निकाला था। अच्छा फ्रिक्शन के लिए नहीं निकाला था इसमें? इसमें फ्रिक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, ये नहीं बताया था? बता दूं? चलो पहले ये बता देता हूं। इस सवाल को रोको रे, ओए ओए होए। यहाँ ध्यान दे लो, पहले ये सवाल कर लो, इस सवाल से पहले थोड़ा आसान है ये। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। एल नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, और ये मास है। जस्ट टकराने से पहले इस मास की वेलोसिटी थी यू नॉट, और जमीन पे फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी है। इस बार फ्रिक्शन 0 नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, पहले नीचे वाला करेंगे फिर ऊपर वाला करेंगे। यहाँ पे जो यू नॉट वेलोसिटी दे रखी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी, वेलोसिटी जस्ट बिफोर, बिफोर रीचिंग, रीचिंग मतलब पहुंचना, जस्ट बिफोर रीचिंग स्प्रिंग। समझ में आ रहा है ना? ये देना क्या जरूरी था? थोड़ा दूर भी रहता तो क्या फर्क पड़ जाता। ये जो मैंने लिखा है कि यू नॉट जो वेलोसिटी है वो स्प्रिंग से भिड़ने से जस्ट पहले की वेलोसिटी है। ये जस्ट पहले क्यों बताना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा पहले अगर दे दिया होता तो क्या नुकसान हो जाता? बेटा ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स कार्यरत है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी घट जाती ना। तो जिस वेलोसिटी से आगे टकराती स्प्रिंग से वो यू नॉट लेते कि यू नॉट से कुछ कम, यू नॉट से कुछ कम होता वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि जस्ट टकराने से पहले ही तुमको यू नॉट मानना है। गॉट इट और नॉट? करिए। हुआ हुआ, जल्दी करो बे, जल्दी कर मोटे। देखो भैया दो तीन तरीके हैं, किससे शुरू करें तुम बताओ? पहले कॉमन सेंस से शुरू करें, एनर्जी कंजर्वेशन से। याद है हमने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दिया ना तुम्हें? मैंने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो, यस और नो? उससे भी चल लेंगे तो भी आएगा आंसर, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से। मान लो ये मास कुछ x दूरी तक आ गया होगा, कहां तक आ गया होगा? x दूरी तक। एक बात तय है कि अगर मैं स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ये इससे आगे और नहीं गया होगा, और इससे आगे और नहीं जाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि इस पॉइंट तक आते आते इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही जिम्मेदार नहीं है, स्प्रिंग भी जिम्मेदार है। या यूं कहिए कि अब वेलोसिटी 0 करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग ही जिम्मेदार नहीं। पहले क्या हो रहा था, फ्रिक्शनलेस था फ्लोर, तो स्प्रिंग को दबा रहा था, तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा था, जिस फोर्स की वजह से
ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ रहा था पीछे की तरफ, अब चल रहा है आगे और एक्सेलरेशन है पीछे, तो क्या होगा, गति घटेगी, घटते घटते शून्य हो जाएगी। तो पहले पूरा पूरा दारोमदार किसके ऊपर था, स्प्रिंग के ऊपर, कि भैया तुमको बल लगा के इसको जीरो कर देना इसकी वेलोसिटी को, यस और नो। अब जो दारोमदार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग पे है या फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन बोले ना नीचे से, भैया हम भी फोर्स लगाइले आप भी एकदम दबाइले रहिएगा, मतलब आप भी दबाए रहिए हम भी अपना लगा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स ताकि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, यस और नो। तो बस वही काम है, बस और कुछ नहीं करना था। मतलब यहाँ पे हमें दो फोर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक फ्रिक्शन और दूसरा स्प्रिंग, तो इन्हीं दोनों का वर्क भी होगा। फोर्स उससे भी ज्यादा है, नॉर्मल है, एमजी है, ये है वो है फलान ढिकान, लेकिन उन सबसे मतलब नहीं है, काहे कि वो सारे के सारे जो लाइन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। इनका मतलब सीधा सीधा यह है कि उन सबके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, बोलिए हाँ या ना। जब उनके द्वारा किया गया वर्क जीरो है बेटा, जब उनके द्वारा किया गया वर्क जीरो है, तो उनका होना ना होना अभी फिलहाल वर्क एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बराबर है। ये नहीं कहने कि है नहीं तो हटा दो, वर्क जीरो है इसका मतलब कोई चीज यूजलेस नहीं होती, लेकिन वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम के एक्सप्रेशन में उनका कोई रोल नहीं होगा। समझ में आ गया। अब सिर्फ एक्स वाले फोर्सेस पे आ जाए, बोलो ना रे, बता सबसे पहले कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। तो देख इधर, इधर देख, इधर देख, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, कलर चेंज कर दो, रंग चेंज करने दो, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना। अच्छा कौन सा, स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक क्योंकि मूवमेंट में, यस और नो। याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो होता, पूछोगा है स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता कब है, जब दो बॉडीज, जब दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है ये नहीं है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वर्क क्या होगा, बात खत्म। समझ में आया। हालांकि कुछ केसेस हम और भी देखेंगे जहां स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वर्क आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी उस बात की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों दो सरफेस जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, बोलो यार। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, यस और नो। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो क्या हो गया, वर्क निगेटिव हो गया ना। अच्छा वर्क कितना हुआ, म्यू के कांस्टेंट फोर्स है, अरे म्यू के एमजी का मान कांस्टेंट होगा ना, सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है, कैसे पता बेटा, क्योंकि वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आता है वो माइनस ऑफ दिस है, बोलो हाँ या ना। माइनस क्यों लगाए हो बेटा, क्योंकि फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट उधर है, यस और नो। अगला कौन सा फोर्स है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, इसका फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ व्हाट, हाफ के एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करने नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो हाँ या ना। हाफ के एक्स स्क्वायर ही क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि हमें पता है कि दबड़ा होता तो इतना एनर्जी गेन होता, यानी स्प्रिंग के द्वारा इतना वर्क किया गया है नेगेटिव में। नेगेटिव क्यों, क्योंकि फोर्स इधर है स्प्रिंग का और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यस और नो। अब यानी टोटल इतना लिया गया है, यस और नो। देने वाला कौन है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो यहीं से आ रहा है ना। तो हम एक सिंपल सी बात जानते हैं कि जब इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ये दोनों मिलके चूस लेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रह जाएगा, जीरो। और जैसे ही इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, इसका मतलब ये रेस्ट पे आ चुका है, यस और नो। और स्प्रिंग उस समय तक जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, बाद में स्केल रगड़ना, यहाँ ध्यान दे लो, समझ में आ रहा है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं म्यू के एम जी एक्स, ये लिया, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये लिया। अच्छा दिया कितना, दिया कितना, हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, ये पूरा का पूरा दे दिया होगा। क्या यहाँ से हम एक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आपको डेटा इस तरीके से आएगा कि एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा होगा, सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया, एक्स की दो वैल्यू आएगी, तो आपको खुद से समझना है जो पॉजिटिव वैल्यू है वही आंसर है। समझ में आ रहा है ना, मैं एक्सप्रेशन लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्रेशन इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। जब आपको सवाल आएगा तो डेटा के साथ आए, डेटा के साथ रखिए आंसर आ जाएगा, गॉट इट। चलिए पहले ये कॉपी करें, अच्छा नहीं तो सीधा आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लगा सकते थे, पूछे क्या, इसको उठा लो, ये क्या है वे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको भी उठा लो,
दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग एंड नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, पढ़ा चुके ना वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो जीरो है और इनिशियल कितना है, हाफ एम यू नॉट स्क्वायर। तुमको नहीं लगता टाइम पास चल रहा है, माइनस से माइनस कॉमन लेके काटोगे यही आ जाएगा। ये हमने कैसे लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये कैसे लिखा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ लोग कहेंगे जहां फ्रिक्शन आता है वहां एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता, नहीं होता तो मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह होता है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। अब वो सब बता के हम तुमको कंफ्यूज नहीं करेंगे, पहले से तुम कम थोड़ी कंफ्यूज हो, ठीक है। तुम एक चीज, एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो कि सवाल कोई भी हो हम लगाते वर्क एनर्जी थ्योरम ही है सिर्फ। इससे पहले तुम जहां भी पढ़ोगे तुमको 70 मेथड बताया होगा, बता हम भी रहे मेथड, लेकिन करवाते एक ही से हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तुमको 50 मेथड हम बता देंगे ना कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो बाद में चल के तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या। इसलिए हम तुमको एक बता रहे हैं और वो एक हर जगह लगता है। गॉट इट और नॉट। तो सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, लेकिन सिर्फ को जोड़ दो, ये किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।